चलो हेलो एवरीवन। तो आज हम एक छोटा सा वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन आप बट ऑब्वियस आगे जाके पास होने ही वाले हो, राइट, विदाउट गिविंग एनी एग्ज़ाम। तो आपका रिजल्ट पास आने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि 12th तो हम अभी पास हो ही गए, राइट, अभी करना क्या है। तो मेरा सबको ये आंसर है, अभी रिजल्ट की राह मत देखो, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, राइट। अभी इमीडिएटली जो कुछ भी आपको आगे करना है, इमीडिएटली आज से या कल से उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। बट एग्जैक्टली काम करना क्या है, 12th के बाद आगे होगा क्या, राइट। तो आज हम वेबिनार में स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं कि 12th के बाद कॉमर्स फील्ड में आपके पास क्या क्या चांसेस है, आप क्या क्या 12th फील्ड में या 12th के बाद कॉमर्स में आप क्या क्या अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। तो आज हम एक एजुकेशन सिस्टम आफ्टर 12th या एजुकेशन इन कॉमर्स आफ्टर 12th इस पर एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है प्रोफेसर अभिजीत कदम, राइट। मैं पिछले 14 ईयर से 14 सालों से या उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, राइट, फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स जो 11th 12th में उन्हें पढ़ा रहा हूँ, बीबीए वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो बीकॉम में उनको पढ़ा रहा हूँ, एमबीए के जो अकाउंट्स रिलेटेड टॉपिक है उनको पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा टोटल अभी तक का 14 ईयर्स एक्सपीरियंस है, राइट। मेरे इंट्रैक्शन स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे कॉलेजेस के साथ साथ है, प्रोफेशनल्स के साथ साथ है। तो जो कुछ भी मेरा 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस में बहुत सारे बच्चों के कुछ बेसिक डाउट्स होते हैं, राइट। तो उन बेसिक्स डाउट को मैं इस सेमिनार में कवर करने वाला हूँ, राइट। तो ये जो आज का सेमिनार है इसका बेसिकली हाईलाइट है कि कॉमर्स में करियर या एजुकेशन ऑप्शंस क्या है आफ्टर 12th। तो उसे समझने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, 12th के बाद में कॉमर्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड एज फॉर्मल एजुकेशन, another is called as professional education। फॉर्मल एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन का बेसिक डिफरेंस क्या है, तो फॉर्मल एजुकेशन इज बाय डिफॉल्ट मतलब कि जैसे कि आपका स्कूलिंग है 1st to 10th बाय डिफॉल्ट आपका हो जाता है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ फॉर्मल, जो आप कुछ 6 साल के हो गए आपको फर्स्ट में एडमिशन मिलेगी, 1st to 10th आपका चलता ही रहेगा, 8 तक तो ऐसे ही आपको पास किया जाता है। तो वहाँ पर कोई ज़्यादा आपके पास चॉइसेस नहीं होते अनलेस एंड अनटिल कि आपको अगर बोर्ड स्विच करना है किसी रीज़न से, तो वहाँ पर ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती है। वहाँ के जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके लिए आपका बोर्ड चुनते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन इज, मैं सिंपली कहता हूँ बाय डिफॉल्ट कि आप एक बार फर्स्ट में आ गए तो फर्स्ट से लेके ग्रेजुएशन तक सब लोग ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते ही रहते हैं, राइट। बट जब आप 11th 12th में आते हो तो आपको सर्टेन डिसीजंस लेने पड़ते हैं रिगार्डिंग योर एजुकेशन। तो इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये तो हुई बात फॉर्मल एजुकेशन की। व्हाट इज प्रोफेशनल एजुकेशन? तो प्रोफेशनल एजुकेशन इज द एजुकेशन जहां पर आप आपके फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ एक प्रोफेशनल डिग्री, जिसे हम प्रोफेशनल एजुकेशन के बाद हम प्रोफेशनल डिग्री कहते हैं, वो ले सकते हो इन सीए फील्ड, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप चार्टर्ड अकाउंट बनोगे, यू विल बी कॉल्ड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे डॉक्टर एक प्रोफेशन होता है कि एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के पीछे डॉक्टर लगेगा, डीआर लगेगा, तो डॉक्टर इज अ प्रोफेशन। वैसे ही आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का आप सारे अटेम्प्ट सारे एग्जाम्स क्लियर करोगे, तो आपके नाम के पीछे सीए लगेगा, यू विल बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट। वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी इज अ प्रोफेशन, सीए में इज अ प्रोफेशन। ये तीनों प्रोफेशन आप आपके फॉर्मल एजुकेशन के साथ ले सकते हो। तो इसी पर हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। अभी जो मेरा रोल है इस पूरे डिस्कशन में, वेबिनार में है, मैं आपको फॉर्मल एजुकेशन का ओवरव्यू दूंगा कि एग्जैक्टली फॉर्मल एजुकेशन क्या है, उसमें ग्रेजुएशन में आप क्या क्या कर सकते हो। एंड देन सिर्फ प्रोफेशनल एजुकेशन का ओवरव्यू आपको अक्षय सर मेरे बाद आके वो ज्वाइन करेंगे, एंड अक्षय सर आपको क्या करेंगे, आपको प्रोफेशनल एजुकेशन का ओवरव्यू देंगे। तो फिर से चलते फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन सबने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, कि सबको पता है कि आप जूनियर कॉलेज में आपके पास 3 ऑप्शन है, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। तो इन तीनों में से कोई एक लेवल पर अभी फिलहाल हो, आइदर आप कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो या साइंस में हो, तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ आप अभी पढ़ रहे हो। आपका ये 12th में पास लगभग आप हो ही गए हो कि आप ऑलरेडी कंप्लीटेड 12th, राइट। अब अगला सवाल आता है कि ग्रेजुएशन में हम करें क्या। अगला सवाल आता है कि ग्रेजुएशन में हम करें क्या। तो ग्रेजुएशन में जो 12th के बच्चे, आप चाहे साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो, आप ग्रेजुएशन में इन कॉमर्स 3 फील्ड चूज कर सकते हो, आइदर बीकॉम, बीबीए या लॉ।
लॉ अगेन कम्स अंडर प्रोफेशनल एजुकेशन, लॉ इज अगेन योर प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर आएगा। लॉ कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के पीछे एडवोकेट लगेगा, एडीवी लगेगा, सो इट विल कैरी अ सर्टेन प्रोफेशनल वैल्यू टू योर नेम, राइट। तो ये 3 ऑप्शन अभी आपके पास है कि यू कैन डू बीकॉम, बीबीए और लॉ आफ्टर योर 12th ग्रेजुएशन, या आफ्टर योर 12th कॉमर्स, या 12th साइंस, या 12th आर्ट्स। ये 3 आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, सर हमारा 12th तो हो गया बट अभी हम कंफ्यूज है कि हम बीबीए में एडमिशन ले या बीकॉम में एडमिशन ले। देयर इज स्टिल कंफ्यूजन, वाइड कंफ्यूजन है कि हमने 12th तो कॉमर्स कर लिया, अब आगे हमें ग्रेजुएशन के लिए पढ़ना है, तो ग्रेजुएशन हम बीबीए में करें या ग्रेजुएशन हम बीकॉम में करें, ये सबका बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दूंगा कि बीबीए में होता क्या है, बीकॉम में क्या होता है, तो इसका हम एक पीयर कंपैरिजन करेंगे, साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे। तो सबने ये तो सुना होगा कि बीकॉम इज कंपैरेटिवली इजी देन बीबीए, कि बीबीए से बीकॉम थोड़ा सा आसान है। आंसर इज यस, बीकॉम इज बिट इजी देन बीबीए। इजी अगर टर्म्स में बात करें तो इजी मतलब क्या, तो यहां पर बीकॉम में एडमिशन लेना भी इजी है एंड उसका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा इजी है कंपेयर्ड टू बीबीए, कि बीकॉम का एडमिशन प्रोसीजर इज आल्सो इजी एंड उसका सिलेबस जो अगर बीबी के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो भी इजी है। तो बीबीए में क्या डिफिकल्ट है, तो बीबीए में एडमिशन लेना भी थोड़ा सा टीडियस काम है, इजी काम नहीं है एंड उसका सिलेबस भी कंपेयर्ड टू बीकॉम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर एडमिशन की बात करें तो बीकॉम एडमिशन के लिए क्यों इजी है, तो इट इज़ वेरी सिंपल। आप बीकॉम की एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हो ऑन योर 12th का रिजल्ट। तो आपका जो कुछ भी 12th का रिजल्ट आएगा, राइट, ऑन दैट 12th के परसेंटेज आपको बाय डिफॉल्ट बीकॉम में, फर्स्ट ईयर बीकॉम में एडमिशन मिलेगी, डिपेंडिंग कि आप कौन से कॉलेज चुन रहे हो, उस कॉलेज के पास जाना है, 12th का पास रिजल्ट लेके जाना है उनके। अगर आप शॉर्ट लिस्ट, मार्क लिस्ट में बैठ रहे हो, मार्क्स जो मिनिमम मार्क्स चाहिए एडमिशन के लिए उसमें आप फिट हो रहे हो, तो आपको आराम से, आसानी से बीकॉम के लिए एडमिशन मिल जाती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपको बीबीए में एडमिशन लेना है तो बीबीए एडमिशन में आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आपको? एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी बीबीए कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको उस स्पेसिफिक कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ेगी। इसमें दूसरा कोई रास्ता नहीं है, राइट। मतलब आपको 12th तो पास होना ही है, तो 12th पास के साथ साथ आपको हर एक कॉलेज की क्या करनी है, एंट्रेंस एग्जाम देनी है। ये एंट्रेंस एग्जाम जो होती है वो MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होती है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको करेक्ट आंसर क्लिक करके वहां पर आपको आंसर नोट करना है। तो ये MCQ बेस्ड टेस्ट होगी। इसमें फिर आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पर आपको बीबीए की एडमिशन दी जाएगी। तो अगर आपको बीबीए में एडमिशन चाहिए तो यू हैव टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ ईच एंड एवरी कॉलेज। तो अगेन यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होती है बीबीए की, वो सेंट्रलाइज एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती है। ये एग्जाम होती है, हर कॉलेज अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे कि MIT कॉलेज हुआ, BMCC हुआ या DY पाटिल हुआ, दे कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम एंड उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर वो अपने कॉलेजेस में एडमिशन देते हैं। तो अगर आपने कोई बीबीए के लिए ऑलरेडी कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया होगा तो उस कॉलेज में इंक्वायरी करो कि उनकी एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाली है। जैसे कि MIT की एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीबीए अभी 20 जून को होने वाली है, तो आपको उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके उस एंट्रेंस एग्जाम को अपेयर करना है एंड बेसिस ऑन योर एंट्रेंस एग्जाम आपकी बीबीए की एडमिशन फाइनल होगी। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो बीकॉम और बीबीए के सिलेबस में बीकॉम का सिलेबस थोड़ा सा इजी है। आपको बीकॉम में फिर से 3 साल पढ़ाई करनी है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। हर साल आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। हर साल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ईच एंड एवरी ईयर, जो कि आपका 2 सेमेस्टर में बटा हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। मतलब आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में जाओ, आपको 6 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, वही सेम से 6 सब्जेक्ट आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी चलेगी। मतलब पूरे एक साल में आपको केवल 6 सब्जेक्ट का पढ़ाई करना है, राइट। तो वहाँ पर थोड़ा सा जो पढ़ाई का लोड है वो कम है। बट अगर आप बीबीए की सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 3 साल लगने वाले हैं बीबीए कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर हर सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हर सेमेस्टर में आपको क्या करना है? 6 सेमेस्टर का पढ़ाई करना है। तो
फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिर सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड ईयर में फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर। ऐसे 6 सब्जेक्ट आपको हर एक सेमेस्टर में नए पढ़ने हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाई का लोड ज़्यादा होता है। तो ये बेसिक सिलेबस का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप बीबीए की बात करोगे तो बीबीए में ईयरली आपको 4 बार एग्जाम्स देने पड़ेंगे, साथ ही साथ असाइनमेंट्स देनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशंस देने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा वर्कलोड बीकॉम के कंपैरिजन में बीबीए में ज़्यादा है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपेयर करें और एक बात की कि स्पेशलाइजेशन, बीकॉम में क्या क्या स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, तो जो एसपी दैट इज सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी SPUU, उसमें आप कॉस्ट अकाउंटिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, ये एक बढ़िया स्पेशलाइजेशन है। या फिर आप मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो इन बीकॉम, ये बीकॉम के स्पेशलाइजेशन है। या फिर देर इज HR एंड देर आर सम मोर, कुछ और अवेलेबल है जो कि बहुत सारे कॉलेजेस में ऑप्शन अवेलेबल नहीं। ये 3 ऑप्शंस लगभग हर एक कॉलेज में अवेलेबल है इन बीकॉम, राइट, कि जहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाई का लोड कम होगा बट स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। बट अगर आप बीबीए की बात करें तो बीबीए में आपको अभी एडमिशन के लिए 3 चॉइसेस अवेलेबल है। एक है प्लेन बीबीए, फर्स्ट चॉइस आपके पास है, प्लेन बीबीए में एडमिशन ले सकते हो। दूसरा आप बीबीए आईबी में एडमिशन ले सकते हो। तीसरा आप बीबीए सीए में एडमिशन ले सकते हो, राइट। कि बीबीए प्लेन बीबीए, प्लेन बीबीए मतलब क्या कि यहां पर कोई स्पेशलाइजेशन पहले से ही बाय डिफॉल्ट नहीं है, इट इज प्लेन बीबीए। प्लेन बीबीए में आपको सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन चुनने की मोहलत दी जाएगी, या सेकेंड ईयर में आप स्पेशलाइजेशन चुन सकते हो। इफ यू आर टेकिंग एडमिशन फॉर अ प्लेन बीबीए, इन प्लेन बीबीए यू हैव ऑप्शन टू चूज अ स्पेशलाइजेशन इन सेकेंड ईयर। जब आप सेकेंड ईयर स्टार्ट करोगे, सेकेंड ईयर में जाओगे, तो आप यहाँ पर HR, मार्केटिंग, फाइनेंस, या सर्टन कॉलेजेस आर गिविंग यू अ स्पेशलाइजेशन ऑफ रिटेल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, प्लेन बीबीए लेके सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन चॉइस कर सकते हो। बट अभी अगर आप 12th के बाद बीबीए आईबी में एडमिशन लेते हो, तो आईबी इटसेल्फ is a specialization. IB stands for international business. IB is itself is a specialization. तो आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कोई अलग से स्पेशलाइजेशन की चॉइस नहीं दी जाएगी। अगर आप बीबीए प्लेन बीबीए करते हो, फर्स्ट ईयर में आप प्लेन बीबीए करते हो, तो सेकेंड ईयर आपको चॉइस मिलेगी ऑफ स्पेशलाइजेशन। बट अगर आप बीबीए आईबी पढ़ते हो या बीबीए आईबी में एडमिशन लेते हो फर्स्ट ईयर में, तो आपको सेकेंड ईयर में कोई स्पेशलाइजेशन की चॉइस नहीं मिलेगी। वहां पर आपको एडिशनली कुछ फॉरेन लैंग्वेज आपकी सिलेबस में ऐड की जाएगी। तो यहां पर स्पेशलाइजेशन इज इटसेल्फ इंटरनेशनल बिजनेस। एंड थर्ड बीबीए CA stands for कंप्यूटर एप्लीकेशन। डोंट गेट कंफ्यूज विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बीबीए CA का मतलब है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो यहां पर कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होगा आपका। जैसे प्लेन बीबीए में या बीकॉम में आप स्पेशलाइजेशन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड चुन सकते हो, चॉइस कर सकते हो, वैसा बीबीए CA में कोई चॉइस नहीं होगा। CA itself is a specialization. Here CA stands for computer application, not chartered accountant. तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेजेस, डेटाबेस मैनेजमेंट या C++, ये आपको एडिशनल आपके सिलेबस में यहाँ पर ऐड की जाएगी। तो ये बेसिकली ओवरव्यू ऑफ बीकॉम एंड बीबीए कि अभी अगर आपको बीकॉम करना है तो वो एडमिशन के लिए भी आसान है, उसका सिलेबस भी कंपैरेटिवली आसान है। वहाँ पर अगेन मैं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स कुछ स्पेशलाइजेशन की चॉइसेस ले सकता हूँ, लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्केटिंग, HR, ये मेरे पास अवेलेबल है। बीबीए की बात करें तो बीबीए का एडमिशन का प्रोसीजर इज लिटिल बिट लेंदी। वहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, राइट। हर एक कॉलेज में जाके उनका MCQ बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये एडमिशन प्रोसीजर है। सिलेबस वहाँ पर सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है, एवरी सेमेस्टर आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एंड अभी आपके पास ये 3 अवेलेबल ऑप्शन है इन बीबीए, राइट। तो ये बेसिकली बीकॉम और बीबीए का ओवरव्यू है। अगर अभी किसी को कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग बीबीए एंड बीकॉम, तो मुझे इमीडिएटली आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो, राइट। तो आई गेस मेरा पार्ट यहाँ पर ओवर हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें CA, CS, CMA एंड लॉ के बारे में प्रोफेसर अक्षय, ही इज हिमसेल्फ इज अ कंपनी सेक्रेटरी, वो आपको गाइड करेंगे, राइट। तो मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ एंड अक्षय सर आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो सर ने काफ़ी कुछ बताया होगा आपको कि अभी लॉकडाउन
लॉकडाउन चला है सब जगह पे, अभी तो खुल जाएगा सब कुछ। अभी सब लोगों की इतनी खुशी कि सर 12th की एग्ज़ाम सबसे पहले तो कैंसिल हो चुकी है। इतनी खुशी आपको कभी नहीं हुई ज़िंदगी में, क्योंकि इसके पहले क्या था कि पबजी अगर बैन हो जाता है तो दुखी हो जाता है इंसान। बट अभी तो क्या हुआ है ना, जैसे 12th की एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है तो इंसान काफ़ी खुश है। ये इंडिया, यहाँ पे ऐसे ही चलता है, जिसको वैल्यू देनी चाहिए वहाँ पे नहीं देते अपन। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे टाइम पर देनी पड़ी थी बहुत, जान लो। अब सबसे पहले बच्चों के क्वेश्चन है कि सर अभी 12th के बाद क्या करना चाहिए, मतलब अब काफी कोर्सेस है आपके पास, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या सीएमए। सर इसमें कौन सा बेटर ऑप्शन या मैं कौन से ऑप्शन के पास जा सकता हूँ जो मेरे लिए कैपेबल है, मैं दे सकता हूँ, मैं पास हो सकता हूँ और मेरा करियर उसमें सेट हो सकता है। ऐसे कौन से ऑप्शन सर मेरे पास अवेलेबल है, क्या आप ये मुझे बता सकते हो? ठीक है सर, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सबसे पहले अगर देखा जाए आपके पास, जस्ट 1 सेकेंड ना, तो सबसे पहले अगर आपके पास देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन है? अगर आपके पास देखा जाए तो सबसे पहले आपके पास सी है, जस्ट 1 सेकेंड ना, आपके पास सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सी है। सी है मतलब क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या है? सीएस। तीसरा आपके पास ऑप्शन क्या है? सीएमए। और चौथा आपके पास ऑप्शन क्या है? लॉ। सर ये सब कुछ तो ठीक है, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या लॉ, ये 4 ऑप्शन तो हमारे पास है, बट इसमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है सर, ये बताएं हमें। अब सीए मतलब क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब क्या सर? जैसे कि मैंने आज इस साल में कुछ 5 लाख रुपए कमाया होगा, तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ता है? गवर्नमेंट को टैक्स। तो टैक्स देने के लिए आप किसके पास जाते हो? सीए के पास जाते हो। अभी नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट किया था उस टाइम पे, तो किसको स्कोप था सबसे ज्यादा? सीए का था। ऐसा बोलना मत मेरे बारे में, मैंने बताया, बट सबसे ज्यादा स्कोप किसका था? सीए का था। सीए एक्चुअली करता है क्या इसमें? जैसे जीएसटी आपका, गुड्स एंड सर्विस रिटर्न, अभी नया जीएसटी आया है, तो जीएसटी रिटर्न कौन फाइल करता है? सीए फाइल करता है। आपको बैंक में जाना है, आपको बैंक में से लोन लेना है, तो उसके लिए कौन फाइल करता है? तो सीए आपको देता है रिपोर्ट। सर सीएस क्या है? अब फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी डालनी है, सर मुझे मुकेश अंबानी, आपको पता होगा, सबसे रिचेस्ट मैन है, उसकी कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस कंपनी। तो रिलायंस कंपनी बनानी हो तो कैसे बनाई जा सकती है सर? सीएस बनना पड़ता है। आपको पता है, अगर आपको खुद की कंपनी डालनी है ना, तो उसके लिए आपको साइन करना पड़ता है। जब आप साइन करते हो तब आपकी कंपनी क्या होती है? फॉर्म होती है, आपकी खुद की कंपनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप सीएस बनने के बाद खुद की कंपनी भी क्या कर सकते हो? स्टार्ट करते हो। अगर कंपनी बनाना है, कंपनी के केसेस करने, या आपको कंपनी के बारे में कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको सीएस बनना पड़ेगा। सर सीएमए क्या है? सीएमए मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मतलब अगर मुझे कोई फैक्ट्री डालनी है, मुझे फैक्ट्री डालनी है कहीं पे, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी सर? एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट मतलब क्या? कि सीएमए बनना। आपको कॉस्ट निकलना आता है कि मुझे लगता है इसकी कॉस्ट इतनी आएगी, आप क्या बन सकते हो? सीएमए बन सकते हो। जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है, वो किस में चला जाए? वो सीए में चला जाए। जिसको थियोरेटिकल इंटरेस्ट है, मतलब बड़ा बड़ा लिखने में अच्छा लगता है, काफी आंसर राइटिंग एकदम प्रेजेंट अच्छे से कर पाते हैं, उनको लिखना अच्छा लगता है, लॉ उनको अच्छा लगता है, वो किस में चले जाए? वो सीएस में चले जाए। और जिनको कॉस्टिंग अच्छा लगता है वो सीएमए में चले जाए। और जिनको एडवोकेट बनना है, कोर्ट में जाके जज बनना है, कोर्ट में डिसीजन पास करना है, ऑर्डर, वो कौन बनेगा? वो लॉ में चला जाए। सर इसके लिए कितना टाइम लगता है? देखो सीए देखा जाए तो इसमें टोटल 5 साल लगते, सीएस में 3 साल लगते, सीए में देखा जाए तो 5 साल, और लॉ का भी 5 साल। तो अगर आप देखा जाए तो इसमें एवरेज 3 to 5 ईयर्स आपको लगते। ठीक है सर, इसकी स्टेजेस क्या होती है? और स्टेजेस देखा जाए तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट होता है फाउंडेशन, जो आपका बेसिक होता है फाउंडेशन। सेकंड होता है आपका इंटरमीडिएट, एंड थर्ड होता है आपका फाइनल। सर फाउंडेशन में क्या सब्जेक्ट होते हैं? फाउंडेशन में देखा जाए तो लॉ सब्जेक्ट होता है आपका, सेकंड आपका अकाउंट सब्जेक्ट होता है, थर्ड आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है, या फोर्थ आपका मैनेजमेंट या बिजनेस कम्युनिकेशन ऐसा सब्जेक्ट होता है। सर मेरे फ्रेंड बोलते हैं कि सीए बनना बहुत डिफिकल्ट है, या सीएस बनना डिफिकल्ट है, या सीए में बनना डिफिकल्ट है। मेरे दोस्त लोग ऐसा मुझे बोलते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपके दोस्त लोग कभी पास हुए क्या? नहीं हुए ना। तो वो कहते हैं कि आप मत करो। जो लोग नहीं करते वो लोग आपको नहीं बोलेंगे। आपको पता है मेरे को कितने परसेंटेज मिले 11th या 12th में?
I got 40% only in 12th standard. Still I did CS. Still I did MBA in finance. Still I did BBA in finance. Still I did law as well. तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्राइटेरिया कि सर ऐसा होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए बंदा, ऐसा कुछ उसमें कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, नहीं। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, बस आप कर सकते हो। ऐसे मेरे दोस्त भी बोलते हैं कि सीएस मत, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम लगता है, बट मैंने कर दिया। क्योंकि अगर आपने खुद के ऊपर ट्रस्ट कर दिया ना कि मैं कर सकता हूं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब इसमें कॉस्ट कितनी आती है सर? अगर मेरा देखा जो फैमिली भी सोचती है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि सर इसमें कितनी कॉस्ट आ सकती है, देखा जाए तो सीए के मैं बात करूं या सीएस सीए में, तीनों की अगर मैं बात करता हूं तो फाउंडेशन में आपका जाता है 30,000 फाउंडेशन फीस। आपकी इंटरमीडिएट सेकेंड लेवल की फीस आती है अपनी कितनी, फॉर एग्जांपल 40,000, और फाइनल की आपकी आ जाएगी 50,000। तो टोटल कितना हुआ, अराउंड 1,20,000। आपकी फीस कितनी हुई, 1,20,000 आपकी फीस है। और ये आपको कितने साल देना है, सिर्फ 3 साल में आपकी ये फीस चली जाएगी। तो आपका अगर साल का पैकेज देखा जाए, मतलब एक साल में कितनी जाएगी, डिवाइड बाय 3 किया तो इसका कितना जाएगा आपका एक साल में खर्चा, 40,000 पर ईयर आपका खर्चा जाएगा सीए, सीएस या सीएमए बनने के लिए। पर मंथ देखा जाए तो अगर आप पर मंथ का हिसाब करते हैं तो उसमें अगर देखा जाए तो 3,000, सोचो में 3,000 पर मंथ आपका खर्चा है। ये खर्चा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ पैसा ही पैसा कमाना है। क्योंकि जॉब लगने के बाद आपको लाइफ टाइम जॉब मिलेगा, बट इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ 3 साल की इन्वेस्टमेंट है, और इसमें रिटर्न कितना मिलेगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि सर आप क्या बोलते हो कि 3,000 देने के बाद हमको कितना मिलेगा रिटर्न में। मैं आपको बोलता हूं कम से कम आपको जब आप जॉब ज्वाइन करोगे एज ए फ्रेशर, तब आपको कम से कम मार्केट में 30,000 to 40,000 मिलेगा, वो भी पर मंथ। तो आपका साल का पैकेज कितना हुआ, 4,80,000। एक साल का पैकेज है फ्रेशर, कितना हुआ, एक साल का पैकेज कितना हुआ आपका, 4,80,000। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था सर, 1,20,000। आपको कितना मिला, 4,80,000, वो भी फर्स्ट ईयर से एज अ फ्रेशर। या आपको झूठ लगता है, ठीक है, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। आप क्या करो, गूगल पे जाओ, जैसे वेबिनार खत्म होने के बाद जब आप गूगल पे जाओगे ना, तो गूगल पे डालना www.fci.in, ठीक है। ये अगर डालते हो आप www.fci.in, जस्ट 1 सेकेंड ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ, अगर आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वेबसाइट डालोगे तो उसके ऊपर चले जाओ। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे करंट रिक्रूटमेंट, यहाँ पे दिया है कि अभी करंट वैकेंसीज कौन सी है। उसमें कैटेगरी 1 में वैकेंसीज आई है सीएस के लिए, अभी फ्रेशर के लिए। देखो हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट के लिए। और पैकेज क्या है इसका, पर मंथ था पैकेज, कितना है, 60,000 to 1,80,000 पर मंथ स्टार्टिंग पैकेज है। आप ये घर जाने के बाद भी चेक कर सकते हो, वेबिनार खत्म होने के बाद भी कितना मिलता है, 60,000 पर मंथ टू 1,80,000 पर मंथ। अभी की वैकेंसी है ये, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, कौन कैपेबल हो सकता है वो भी दिया उन्होंने, कि इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है वो भी लिखा है, वो भी बता दो मैं आपको कि कौन कर सकता है। देखो यहां पे क्या लिखा है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर अकाउंट, कौन अप्लाई कर सकता है, देखो एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ सीए, सीएस, सीडब्ल्यू, बस इतना ही लिखा है। यहां पे बोला नहीं कि फ्रेशर्स होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब ये क्या है, फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और स्टार्टिंग कितना मिला है, 60,000 to 1,80,000 पर मंथ में मिनिमम बोला गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट कंपनी। और आपको पता है मार्केट में सीएस कितने, 60,000 सीएस है, 60,000 to 70,000। और मार्केट में कंपनीज कितनी है, 10 लाख कंपनी रजिस्टर है मार्केट में इंडिया में। तो आपको कितनी सीएस चाहिए, क्योंकि हर कंपनी के लिए सीएस चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया है। 10 करोड़ अगर कैपिटल हर कंपनी का होता है तो उसको सीएस चाहिए। ऐसी 10 लाख कंपनी मार्केट में, तो सीएस कितने, सिर्फ 50,000। सीए कितने सर, 2-2.5 लाख सीए। तो अपने को रिक्वायरमेंट बहुत है, सीए में भी रिक्वायरमेंट बहुत है। तो देखो एस्टिमेशन बताया मैंने, आपकी इनकम बताई कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी और आपको रिटर्न कितने मिलने वाला है, वो भी मैंने बताया आपको। कुछ बच्चे का डाउट है कि सर मेरे को इसमें है ना लॉ करना है, बेसिकली मुझे इनमें से अच्छा लॉ ऑप्शन अच्छा लगता है। ठीक है, आप लॉ में चले जाओ, बट लॉ में क्या है ना, इसमें भी आपको क्या लगता है, अगर मैं एवरेज फीस पकड़ू पर ईयर की 40,000, तो आपकी 5 साल की फीस कितनी होगी,
2 लाख, तो सेम 2 लाख। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपको एडवोकेट इनिशियल पेमेंट उतना नहीं मिलता जितना सीएस में मिलता है। यहाँ आपको इनिशियल पेमेंट 10,000 टू 50,000 के बीच में मिलता है, 15,000 के बीच में आपको पेमेंट मिलता है। इसका पेमेंट उतना नहीं मिलता क्योंकि एडवोकेट की एग्जाम इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है एज कंपेयर टू सीएस या सीडब्ल्यू। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप आज डिसाइड करते हो कि नहीं यार, अगर आप ऐसे डिसाइड कर लिया कि मैं बैठा रहूंगा, देखता हूँ रिजल्ट जब आएगा तब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। आपको एक एग्जांपल बताओ, आज डेट क्या है? जून। आज जून है, क्या है जून आज? 12th। आपका जो रिजल्ट है 12th का वो कब आने वाला है पता है आपको? वो आएगा आपका जून एंडिंग में, मतलब 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम है, कोई भी एग्जाम होने वाली, जो भी एंट्रेंस फाउंडेशन जो भी एग्जाम होने वाली, वो कब होगी? आपकी नवंबर या दिसंबर में होगी। तो आपके पास महीने कितने बचे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ 5 महीने बचे। जो बच्चा अभी डिसीजन लेगा उसके पास कितने महीने होंगे? 6 महीने होंगे। तो उसके बाद 1 मंथ क्या है? एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपका 1 मंथ तो आपने ऐसे डिसाइड कर लिया कि देखते जाएंगे, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे और डिसाइड करेंगे। अरे भाई, पास तो सब होने वाले इस बार, फेल एक भी बच्चा नहीं होने वाला इस बार, क्योंकि गवर्नमेंट सबको पास करने वाली, सबको। तो कंपटीशन, सब आएंगे कंपटीशन में। इस बार तो ऐसा है कि जो बच्चे फेल होने वाले थे वो भी पास होंगे, एकदम खुश होंगे, पेड़े बेड़े एकदम खतरनाक। बट उनको ये नहीं पता कि इस बार कंपटीशन में सब लोग आने वाले, तो आपके पास कंपटीशन बहुत होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आज से स्टार्ट करना है या जब रिजल्ट आएगा तब मैं देखूंगा और आज के दिन में ऐसे ही वेस्ट करूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं इस करियर में आना चाहता हूँ, इस फील्ड में आना चाहता हूँ, मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ और मेरे ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं पास कर सकता हूँ, तो आप कभी भी ऑफिस आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ हमारे पास आओ कि ये डिसीजन ले लो, बट मैं ये कहता हूँ कि आज ही डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। क्योंकि अगर आपने आज डिसाइड कर लिया तो आपका 1 मंथ बच जाएगा, एक जो महीना आपका वो सेव हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज आप ही डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, किस फील्ड में जाना है। आपको लगता है कि सर मुझे इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप पूछ सकते हो कि सर मुझे सीए की इन्फॉर्मेशन बताओ, सीएस की इन्फॉर्मेशन बताओ, या सीएमई की और इन्फॉर्मेशन बताओ, मैं बता सकता हूँ। किसी को कुछ डाउट है अभी इस कोर्स के बारे में, तो आप पूछ सकते हो कि सर मुझे डाउट है। अगर आपको डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं आपको क्या कर सकता हूं कि आपको जो ऑफिस के नंबर से फोन आया तो आप उस पर फोन कर सकते हो। आप फेस टू फेस काउंसलिंग के लिए भी आ सकते हो। आप फेस टू फेस काउंसलिंग के लिए 10 to 5 के बीच में कभी भी आ सकते हो और फेस टू फेस काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट नहीं, तो मैं समझ सकता हूं कि आपको सब कुछ समझ चुके हो आप, और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है लाइफ में। ठीक है, और किसी को कुछ भी डाउट रहेगा इस कोर्स के बारे में तो आप कभी भी कॉल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।